सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और सौरभ पांडे यूपीएससी सीएससी ऐप का जो नाम है वो अब सौरभ पांडे यूपीएससी सीएससी है, जो ऐप है गूगल स्टोर के अंदर जिसमें मेरे कोर्सेस आते हैं। तो आप लोगों को देख लेना, सौरभ पांडे यूपीएससी सीएसई करके है, ठीक है। ये फिफ्थ लेक्चर है, दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं और इसी के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। कई सारी चीज़ें हैं। लेट्स डिस्कस। चार लेक्चर हो चुके हैं एंड दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर, ठीक है। पांचवा लेक्चर है ये। एनवायरनमेंट का तो बेसिक एनवायरनमेंट हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करते चले जाएंगे, और भी इन्हीं में चीज़ों में एड ऑन एडवांस चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे हम लोग कवर करते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन देखते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे मान लो ये एक कोई भी एक पानी वाटर बॉडी है, और इसमें अगर सपोज करो ये एक वाटर बॉडी है, इसमें पानी पड़ा है। अब इसमें क्या है कि कई सारे जो न्यूट्रिशंस हैं उनका एडिशन आप कर दो। बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो ऐड ऑन आप कर रहे हो, बहुत सारे न्यूट्रिशंस आप कह सकते हो ऐड ऑन है, वो इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो सीवेज सीवेज है, या फिर कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो ऐड ऑन हो रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो न्यूट्रिएंट कंटेंट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, दैट न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो पानी में पॉन्ड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, या लेक या पॉन्ड जो भी आप कह सकते हैं। अब क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि धीरे धीरे एल्गीज़ की ग्रोथ होगी। जो एल्गीज़ हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, और जब इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है तो इनके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल टेक्निकली करते हैं जिसे बोला जाता है एल्गल ब्लूम। ये शब्द इस्तेमाल होता है जिसे बोला जाता है, दैट वी कॉल इट एज अलगल ब्लूम। ये शब्द इस्तेमाल जो है वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज अलगल ब्लूम। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये स्थिति बनती है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशंस का एड ऑन होता चला जाता है, तो ये जो स्थिति बनती है इसी के लिए एक टेक्निकल शब्द भी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूट्रोफिकेशन शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। अब देखते हैं, अगर लेट्स डिस्कस कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देर आर टू मेजर टाइप्स। एक तरफ आपका क्या है, यू हैव नेचुरल यूट्रोफिकेशन। एक तरफ क्या है, दैट यू हैव अ नेचुरल यूट्रोफिकेशन, मतलब प्रकृति के द्वारा नेचुरल एक यूट्रोफिकेशन हो जाता है। वी यूज़ दिस टर्म। अब इसमें क्या है कि ये भी कहा जाता है कि ये जो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है ना, ये रिलेटेड है एजिंग से। एजिंग का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भी वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी में जिसमें भी यूट्रोफिकेशन होगा उस बॉडी के अंदर धीरे धीरे ये माना जाता है कि धीरे धीरे उसकी आयु ख़त्म हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं वो वाटर बॉडी धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये माना जाता है। सो ये जो यूट्रोफिकेशन है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ लेक एजिंग के रूप में भी है, और इसमें धीरे धीरे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट मतलब न्यूट्रिशन का एड ऑन होता है। जैसे कोई भी गंदगी और चीज़ें जो है जाएंगी उसमें, जैसे मान लो कोई भी सीवेज प्लांट गया, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा, और उस न्यूट्रिशन की वजह से काफ़ी अधिक जो वी कैन से कि एल्गीज का ग्रोथ जो है वो होता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी वजह से जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गल ब्लूम, ये सब देखने को मिलता है। जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन आपका इंक्रीज़ होता है। जो एक्वेटिक वेजिटेशन है दैट आल्सो इंक्रीज। एंड फिर हर्बीवोर्स, जू प्लैंक्टन्स, फिश, ये भी धीरे धीरे आने लग जाती हैं। ये है, तो इसे हम नेचुरल भी बोलते हैं। जैसे मान लो एल्गीज बहुत सारी आ गई, छोटे प्लांट्स बहुत सारे आ गए, जैसे प्लैंक्टन्स बोलते हैं उनके, तो प्लैंक्टन्स बहुत सारे आ गए। तो इससे क्या होगा, फिशेस आ जाएंगी। तो फिशेस आ जाएंगी तो उस जगह के लिए बढ़िया है, मतलब फिशेस हैं तो है, मतलब बेनिफिशियल आपका हो जाता है नेचुरल सिस्टम, ठीक है। फिशेस हैं तो वहाँ के फिशरमैन और इन सब की लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि जब ये बहुत ज़्यादा होगा तो ये क्या मरेंगी, दे विल डाई के बाद डिकम्पोज करेंगी। और इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में वी कैन से कि ये जो डिकम्पोजिशन है, इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर बहुत अधिक जो डिकम्पोजिशन है, उस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में वी कैन से कि काफ़ी अधिक आपका जो मतलब ऑक्सीजन
का इस्तेमाल होता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो जीव हैं पानी के अंदर, एक्वेटिक जो जीव हैं, वो उनके लिए ऑक्सीजन आपका नहीं बचता है, और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचता है और वो मर जाता है। ठीक है, तो एक्वेटिक सिस्टम पूरा आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मतलब जहाँ भी ये यूट्रोफिकेशन की स्थिति आपकी बनती है। फिर एक होता है कल्चरल। कल्चरल जो है ये ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, तो जैसे हमने ये देखा कि एक तरफ नेचुरल है, एक तरफ क्या है, यू हैव अ नेचुरल पार्ट, और दूसरी तरफ कल्चरल पार्ट है। तो जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन है बेसिकली आप याद रखना, ये किससे होता है, जनरली ये होता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, जो कि आप कह सकते हैं कि 80% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 75% फॉस्फोरस लेक और स्ट्रीम्स में ऐड ऑन हो जाता है। तो मतलब हमारी बहुत सारी एक्टिविटी है जिनकी वजह से, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिशन का एड ऑन आपका होता चला जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो न्यूट्रिशन है, इसके बाद फिर एल्गीज और जो भी हमने प्रोसेस समझ में आया, समझा हमने, उसकी वजह से वो काफ़ी अधिक उनके नंबर्स, एल्गी, ये सब, इन सब के नंबर बढ़ जाते हैं, जिसे हम एल्गल ब्लूम भी बोलता है। मतलब एल्गीज जो हैं काई टाइप जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, जिसे हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशंस क्या है। सो ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशंस एल्गल ब्लूम की अगर हम बात करें तो ये टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं रिलीज़ करता है। ठीक है, जैसे एल्गल ब्लूम मतलब बहुत सारी एल्गीज़ हैं, वो आपकी बहुत सारी जो एल्गीज़ हैं वो एल्गीज़ आपकी काफ़ी अधिक, आप कह सकते हैं कि जो भी एल्गीज़ हैं वो काफ़ी अधिक ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं, उसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और काफ़ी सारे जहरीले केमिकल्स भी निकालते हैं, जिसकी बहुत सारी फिश और बर्ड्स भी आपकी मर सकती हैं एल्गल ब्लूम की डिकम्पोजिशन की वजह से। मतलब जब मर जाए, मान लो एल्गीज़ की लाइफ साइकिल होती है, अगर वो भी, उनका भी खात्मा हो जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो एल्गी है वो, दैट एल्गी, बिकॉज ऑफ दैट एल्गी, जो एल्गी का खात्मा अगर जैसे ही होगा, तो दैट एल्गी के डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में भी, डिकम्पोजिशन जब एल्गीज का होगा, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन होगा, उस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में भी आप कह सकते हो कि काफ़ी सारा ऑक्सीजन होगा जो कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगा, और जो भी पॉन्ड्स और यहाँ सबसे वो ऑक्सीजन आ जाएंगे, एंड दैट डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वी कैन से, ठीक है, डिज़ोल्व जो भी ऑक्सीजन होगा पूरा बॉन्ड्स और इन सब से ले लिया जाएगा, मतलब उस प्रोसेस में जो भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा, और फिर जितने भी जीव हैं, मछलियां हैं, वो मर जाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल आपका नहीं होगा। तो एक ये पॉइंट भी याद रखना है। फिर उसके बाद हाई CO2 लेवल की बात किया जाए, लेवल पुअर ऑक्सीजन सप्लाई, इससे जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो भी एक्वेटिक आप कह सकते हैं, जितने मैराइन एनिमल्स है दे डाई, मतलब, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पॉन्ड्स और इन सब में एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है वो मर जाते हैं। जब ऑक्सीजन लेवल फॉल करता है जीरो में, ऑक्सीजन लेवल फॉल्स टू जीरो, अगर ऑक्सीजन लेवल फॉल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वी कैन से बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन डिराइव करता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट से। मतलब नाइट्राइट्स जो होते हैं, जिसमें जैसे नाइट्राइट की अगर आप देखोगे तो जो ये नाइट्राइट्स हैं, नाइट्राइट्स में ये जो है इससे ऑक्सीजन लिया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो नाइट्रेट है, आप कह सकते हैं कि नाइट्रेट की अवेलेबिलिटी भी, आपका नाइट्राइट का जो है अवेलेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ सल्फेट इल्डिंग हाइड्रोजन सल्फाइड कॉजिंग फाउल स्मेल। मतलब फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का भी फॉर्मेशन आपका होता है। ठीक है, मान लो सल्फेट, सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन जो सल्फाइड है उसका फॉर्मेशन होता है, और इसके फॉर्मेशन की वजह से ही बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आती है। तो यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इतनी स्मेल क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस व्हाट वी कॉल इट एज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो देखा है यूट्रोफिकेशन, ये दो तरीके का है, एक कल्चरल, नेचुरल। ठीक है, इसका इम्पैक्ट याद रखना है, इसमें 3-4 इम्पैक्ट्स आप बिल्कुल याद रखो, बिल्कुल इसमें प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरोसिस, ये शब्द याद रखना है। फ्लोरोसिस क्या है कि जो फ्लोराइड कंटेनिंग मिनरल्स की बात करें, जैसे फ्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो इंडिया में काफ़ी लार्ज स्केल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वी कैन से कि अंडरग्राउंड वाटर में भी फ्लोराइड प्रेजेंट है। और जब फ्लोराइड हमारे शरीर में होगा बहुत लंबे समय तक, अगर वो प्रेजेंट होगा, तो जो बीमारी होती है उसी के लिए हम उस शब्द यूज़ करते हैं फ्लोरोसिस। मतलब जैसे मान लो जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड का मात्रा बहुत अधिक है, और वो पानी में वाटर में ऐड ऑन हो जाएगा, साथ खास तौर से
जो ग्राउंड वाटर है ग्राउंड वाटर में ऐड ऑन होती चली जाएगी और उससे जो एक बीमारी बनेगी उसे उसी के लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्लोरोसिस शब्द भी उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो ये कंटेंट जो है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना और किसी टीचर से भी अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो वो जो एडवांस का पार्ट आएगा वो तो मैं अलग से कराऊंगा। अभी तो एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं कुछ किताबों को मिला के नोट्स हैं बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और ये सारा डिस्कशन भी हमारा उसी को ध्यान में रखते हुए है। आप बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को करोगे तो एक ओवरऑल जो एक व्यू है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, और सौरभ पांडे यूपीएससी सीएससी ऐप। ठीक है, सौरभ पांडे सीएससी ऐप को डाउनलोड करना। ठीक है, पहले इसका नाम यूपीएससी था, ऐप का नाम सीएससी हो गया, बस सौरभ पांडे में सीएससी ऐड कर देना। गूगल स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इसमें आकलन सीरीज चल रही है जिसमें आपका आंसर राइटिंग का रिव्यू होता है डेली बेसिस में। ठीक है, उसका प्राइस मैंने 899 रखा है। उसके बाद एक आपका टेस्ट सीरीज़ है एडवांस करंट अफेयर्स की जिसका प्राइस मैंने मात्र 499 रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो इससे। 50 टोटल टेस्ट हैं तो ये आपके प्रीलिम्स तक जम के टेस्ट इसमें होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन के कई सोर्सेस होते हैं। एक स्टेशनरी सोर्सेस मतलब एक ही जगह है, वहीं से मान लो कोई एक फैक्ट्री है वहाँ से जम के पोल्यूशन हो रहा है तो वो स्टेशनरी सोर्स होगा। तो वहाँ से बहुत सारी गैस सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सब निकलेंगे। फिर मोबाइल कंबशन सोर्सेस होंगे, जैसे मान लो गाड़ियाँ और ये सब मूव कर रही हैं, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स और ये सब टेट्रामिथाइल ये सब आपका रिलीज होंगी, है ना। तो ये सब क्या है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जो हवा है, हवा के केमिकल बायोलॉजिकल फिजिकल कंपोजिशन में जो बदलाव अगर हो जाएगा तो वही एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं दैट इज़ बेसिकली दैट वी कंसिडर एज एयर पोल्यूशन। कॉजेज एयर पोल्यूशन की बात करें जैसे CO2, तो ये क्या है, मेनली कोई चीज़ अगर जलती है, फैक्ट्री पावर स्टेशन की बात करें तो वहाँ से भी प्रोड्यूस होता है, फ्यूल की बर्निंग की वजह से भी CO2 रिलीज़ होता है। ये सोर्सेस हैं CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। फिर एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी, अगर इसका मात्रा बढ़ेगा तब भी एयर पोल्यूशन होगा। ये बेसिकली अगर पूरे तरीके से चीज़ें जलती नहीं, फ्यूल इनकम्प्लीट कंबशन या पूरे तरीके से नहीं चलेगा फ्यूल, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ख़ास तौर से अगर आप देखोगे तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है। ये डेंजरस है, इट इज़ मोर डेंजरस देन CO2। एंड यहाँ पे अगर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकती है तो इट कैन रिप्लेस ऑक्सीजन। ये प्रश्न पूछा भी गया है। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज़्म है, इसमें हीमोग्लोबिन का ज़्यादा रोल होता है। लेकिन अगर सपोज करो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की जगह हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन हो जाएगा, तो शरीर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का दैट विल रिड्यूस। तो इससे फिर अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसके और दुनिया भर के प्रॉब्लम्स जो होंगी। तो ये भी एक तरीके से पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की बात किया जाए। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल बर्निंग। ठीक है, कोल बर्निंग की वजह से ही होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल बर्निंग इन पावर हाउसेस एंड अदर प्लेसेस एंड अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ द पॉल्यूशन। तो ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये कोल की बर्निंग की वजह से होता है। अगर मान लो कोल बर्न करता है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड ये लगभग 6% पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिफाइनरिंग की बात करें या फिर कई सारी चीज़ें जो जलती हैं कंबशन की वजह से भी प्रोड्यूस आपका होता है। और जो अगर सल्फर डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन है, सो इट विल ऑल्सो लाइक कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड ब्रेक डाउन ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट कैन ऑल्सो अफेक्ट, मतलब जो जैसे सेल्स हैं, जो खास तौर से मान लो प्लांट है, प्लांट में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसका ब्रेक डाउन होगा। क्लोरोफिल का जो प्रेजेंस है, क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के माध्यम से जो प्लांट्स खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है। तो ये भी आप कह सकते हैं मतलब ये क्लोरोफिल की भी कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये देखो यहाँ पे आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनती है। क्लोरोफिल की अगर बात किया जाए तो मतलब किस पॉल्यूटेंट की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसी एक कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं एसिड रेन। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर रेन वाटर से मिल जाएगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं रेन वाटर से मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं, तो इन्हें एसिड रेन बोलते हैं।
ठीक है। तो एसिड रेन के लिए ज़रूरी क्या है कि ऐसी गैस की मात्रा बहुत अधिक हो। अगर ऐसी गैस की मात्रा बहुत अधिक होगी, खास तौर से एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ऐसी गैस की मात्रा बहुत अधिक होगी, तो धीरे धीरे इट विल रिजल्ट इनटू एसिड रेन। मतलब आसमान से ही जो इस टाइप का एसिड जो है बरस रहा है, इसमें क्या है कि गैसेस के साथ पानी मिल जाता है और एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो अब आपसे पूछे कैसे कौन है जिसमें जो कि एसिड रेन को फैसिलिटेट करते हैं, तो मेनली ये दोनों कंसीडर होते हैं, लेकिन ये भी कंसीडर हो सकता है। अगर ऑप्शन में है तो आंसर ऑल होगा, मतलब तीनों जो है वो रहेंगे। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन क्या होगा। अब जैसे मान लो कि कोई मिट्टी है, सॉइल की बात करें, सॉइल में फॉरेस्ट सॉइल है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि अगर एसिड रेन होगा, एसिड पड़ेगा तो रूट्स अफेक्ट होंगे, मिनरल्स का इंटेक, जो रूट्स नीचे जाते हैं, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स जो हैं आपके, जैसे मान लो ये प्लांट है और प्लांट्स की रूट्स नीचे जा रही हैं, तो यहाँ पे जो मिनरल इंटेक है दैट विल रिड्यूस, मिनरल जो इंटेक है दैट विल रिड्यूस, एंड है ना, अपटेक ऑफ द मिनरल्स बाय ट्री रूट, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड इससे फिर धीरे धीरे लीव्स की साइज़ रिड्यूस होगी, ग्रोथ अफेक्ट होगा, सारी चीज़ें, क्योंकि देखो मिनरल्स की तो बहुत ज़रूरत होती है प्लांट्स को, तो वो बिकॉज ऑफ द एसिड रेन रूट की कैपेसिटी मिनरल्स सॉइल से एक्सट्रैक्ट करनी वो ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद क्यों कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाती हैं, फंगल डिजीज़ और इंसेक्ट अटैक करते हैं प्लांट्स पे। तो आप ये देखो कि एसिड रेन का ये सब इम्पैक्ट आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जहाँ पानी है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी क्या है कि कई सारे, जैसे मान लो निकल है, मरकरी है, लेड है, ये भी दे एक्सेट्रा टू बिकम मोर सॉल्युबल। ठीक है, तो मतलब ये होता है जनरली एसिडिटी की वजह से, मतलब ऐसे तो सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द एसिडिटी आप कह सकते हैं कई ऐसे मेटल्स होते हैं दे कैन मिक्स विद द वाटर, वाटर मतलब पानी में मिक्स हो सकते हैं और उसमें फिर आप कह सकते हो कि वो बहुत नुकसान कॉज कर सकते हैं। सो जैसे कई फिश है, क्रेव फिश है, स्नेल्स है, इंसेक्ट्स है, ये जो इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी कंज्यूमर्स, मेटल्स आर देन। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ये सब जीव इससे काफ़ी अफेक्ट भी हो सकते हैं। एंड देन इसमें ये भी होता है कि यही जो धीरे धीरे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होता है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक कोई भी, जैसे एक फ़िश है, फ़िश ने अगर कुछ खाया, उसमें मेटल्स प्रेजेंट हैं, वो मेटल्स फिर फ़िश को किसी बड़ी फ़िश ने खाया, ठीक है, फिर आपके फ़िश को किसी बिगर फ़िश ने खाया, तो उसमें भी एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन जो है, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन आपका मेटल्स का प्रेजेंट है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ पे एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन मेटल्स का प्रेजेंट होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक दूसरे को खाया, दूसरा तीसरे को खाया, जैसे ऐड ऑन होता चला जाता है, तो इसे हम मैग्नीफिकेशन या बायो मैग्नीफिकेशन शब्द बोलते हैं। मैग्नीफिकेशन शब्द बोलते हैं। जैसे मान लो फिश है, इसमें मान लो 10 ग्राम है, तो फिश को किसने कई फिश खाई, बड़ी फिश ने, तो उसमें 15 ग्राम हो जाएगा, फिर उसको किसी और ने खाया तो उसमें 20 ग्राम हो जाएगा, इस टाइप से, तो ऐड ऑन होता चला जाएगा। तो इसी को हम बायो मैग्नीफिकेशन शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद देखो कि जब भी बारिश होगी, लाइक इफ़ यू हैव ए एसिड रेन, तो एसिडिटी, वाटर, हायर फिश की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एसिड है, एसिडिटी हुई, मतलब एसिड हुआ पानी में, अगर एसिड ऐड ऑन हो गया तो एसिडिटी हो गई, मतलब एसिड का ऐड ऑन हो गया पानी में। फिर क्या होगा कि कई सारे मेटल्स हैं जो कि है हायर फिश और बर्ड्स में ये प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये घुल जाएंगे पानी में और फिर ये ह्यूमन तक रीच कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बिकॉज ऑफ दिस बायो मैग्नीफिकेशन। फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फ्लोराइड्स की बात करें तो रॉक्स, सॉइल, मिनरल्स जिसमें फ्लोराइड्स हैं, दे आर फ्लोराइड्स गिवन एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक कॉल्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑन हीटिंग। तो रॉक्स है, सॉइल है, मिनरल्स है जिसमें फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे रिलीज सर्टेन गैसेस जिसे हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कहते हैं हीटिंग की वजह से। अगर हीटिंग ज़्यादा टेम्परेचर है तो इनसे हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो रिलीज़ होगा, और ये सीरियस कैटल इफेक्ट कर सकता है, लाइफ स्टॉक और कैटल्स को, बहुत ही जहरीला माना जाता है। ठीक है, तो ये फ्लोराइड्स भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो ये पॉइंट्स आप नोट करते जाओ, पॉज करते जाओ, देखते जाओ। मेरा ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट टाइम, लिमिटेड टाइम पीरियड में है। अब ये सब चीज़ों के लिए आपको और कहीं कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, समझ लिया बार बार, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको बहुत बेनिफिट होगी। मेरी क्लास के ही नोट्स हैं, पहले पढ़ाया था मैंने कभी, तो उसी क्लास के ही नोट्स हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स।
ठीक है। मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बेसिकली फ्यूल्स की इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से है, खास तौर से ना पूरे तरीके से अगर चीज़ें बर्नी हैं तो फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो है रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बल्ब। अब ये फैक्ट याद रखना है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे आपने अभी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी देखा, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या करता है बेसिकली ये क्या करता है, जो ब्लड की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की वो रिड्यूस करता है, और साथ में लंग्स को भी डैमेज करता है और आइज़ में इरिटेशन भी कॉज करता है। फिर आपका दूसरा है दैट इज़ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड ये नोट कर लो, दैट इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें सो ये रिलीज होता है बाय द कंबशन, इट इज़ रिलीज्ड बाय द कंबशन ऑफ द कोल, पेपर, प्लास्टिक, ठीक है। तो ये इनकी जलने की वजह से ये हाइड्रोजन क्लोराइड रिलीज आपकी होती है। तो ये सब पॉल्यूटेंट्स है, मेजर पॉल्यूटेंट्स है। ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना है, स्पेसिफिकली जो इम्पैक्ट है इन पर भी कई बार ये लोगों ने प्रश्न बना रखा है। अब दूसरा देखते हैं वो है वेजिटेशन का डैमेज टू वेजिटेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है फॉरेस्ट को। फ्लोराइड्स की बात करें तो वो टिश्यूज़, जो लीफ है, पत्तियां हैं, उनको अफेक्ट कर सकती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स ये क्रॉप की पैदावार को रिड्यूस कर सकती है। मतलब ये फैक्ट्स याद रखना है, ये सब डैमेज कॉज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इसमें जैसे इथेनॉल जैसे हैं, तो ये लीफ पत्तियां गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी हो सकती हैं। फिर जो लाइकन की ग्रोथ है ऑन ट्रीज इज इनहेबिटेड बाय एयर पॉल्यूशंस, है ना। सो देयर फॉर लाइकन कैन सर्व एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, क्लीन एयर इज इंडिकेटेड बाय अबंडेंट ग्रोथ ऑफ लाइकन्स। तो लाइकन्स का ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकता है। तो जैसे मान लो कि अगर सपोज करो हवा साफ़ है, क्लीन एयर है, तो क्लीन एयर में आपके पास लाइकेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई थिंक आप बताओ इसका कॉम्बिनेशन एल्गीज और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, तो काफ़ी अधिक होंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि पॉल्यूशन बहुत है तो लाइकन नहीं होगा, तो इससे रहेगा कि काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं कि पॉल्यूशन है। तो लाइकन का जो प्रेजेंस है दैट बेसिकली वो हाईलाइट करता है कि कितना अधिक पॉल्यूशन का लेवल है। तो पॉल्यूशन कम है तो लाइकन ज़्यादा होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉग के बारे में है। स्मॉग के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग है, इसमें देखते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का एयर पोल्यूशन है जो कि जब सनलाइट है ना, जब सनलाइट फॉल करती है मोटर व्हीकल्स एग्जॉस्ट पे टू फॉर्म हार्मफुल सब्सटेंस लाइक ओजोन एंड पर ऑक्साइड और नाइट्रेट। अब देखो इसको सिंपल सा समझो कि जैसे मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी में कई प्रकार की गैसेस भी निकलती हैं, सल्फर भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी आपकी रिलीज़ होती हैं, और कई सारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके पास हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जो सनलाइट है ना, सनलाइट फॉल करती है और इनके प्रेजेंस से ये तीनों चीज़ें जब प्रेजेंस होती है उसके बाद ओजोन का फॉर्मेशन होता है और ये पैन का फॉर्मेशन होता है। तो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट से रिलेटेड, इट इज़ लिंक्ड विथ लाइट, और इन सब के प्रेजेंस से और सनलाइट के प्रेजेंस से ओजोन और पैन का फॉर्मेशन होता है। जनरली ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, बट ये ट्रोपोस्फीयर के निचली सतह में बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ पॉल्यूशन की वजह से जनरेट आपका होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्मॉग, तो ये है, इसी को हम स्मॉग शब्द बोलते हैं। तो ये जब केमिकल कंपोजिशन इस प्रकार का बनेगा जिसमें ओजोन भी है और पैन भी है, दैट इज़ पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे हम कहते हैं, तो ये अगर प्रेजेंट होगा सो दिस विल बेसिकली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉग। एंड ये जो फॉर्मेशन है स्मॉग का, ये इनिशिएट होगा बाय यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। अदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्मॉग्स, मतलब अगर देखा जाए तो एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी हैं, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो स्मॉग है इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या इसके फॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी है, सल्फर डाइऑक्साइड्स भी है, हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, और आपकी सनलाइट है, इनके प्रेजेंस ये तीनों मिला के और फिर आपका O3 और पैन का फॉर्मेशन ये जो है वो करेंगे, ठीक है। अब ये सब नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड ये गाड़ियों के जब जलती हैं गाड़ियाँ, मतलब गाड़ियाँ जब चलती हैं और उसमें फ्यूल कंजम्पशन होता है तो उसकी वजह से ये सब रिलीज़ होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये भी याद रखना है कि इसमें एक टर्म होता है, जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये क्या है, ये पोल्यूटेंट्स हैं, बट इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप देखते हैं कि नए प्रकार के पोल्यूटेंट्स बनते हैं, तो उनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स उनके लिए शब्द यूज़ करते हैं। जैसे मान लो पैन क्या है,
जब भी अभी हमने देखा, या फिर ओजोन है, ये क्या है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी अगर मॉइस्चर काफ़ी अधिक प्रेजेंट है तो जो हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड्स हैं और ओजोन है, दे कॉज फोटोकेमिकल स्मॉग एंड दिस इज करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एरोसोल्स दैट रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, जनरेशन ऑफ ब्राउन हेजी फ्यूम्स। मतलब ये जो स्थिति बनती है जब मान लो पैन और ओजोन का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद कई सारे ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे एरोसोल्स, मतलब छोटे छोटे कण वाले पार्टिकल्स हैं, उसके चारों तरफ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ऑल्दो ये क्या पॉल्यूटेंट्स होंगे तो हमें ये लगेगा कि बहुत बढ़िया जो है नॉर्मल जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा फॉग है, वो अलग कंसेप्ट है। ये तो बहुत पॉल्यूशन है जो कि आपकी आइज़ में इरिटेशन करेगा, लंग्स इससे अफेक्ट आपके होंगे बहुत अधिक जो है। तो ये जो, क्योंकि ये इनिशिएट सारे पॉल्यूटेंट्स का जो फॉर्मेशन है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम फोटो केमिकल स्मॉग शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि ये जो है, एक होता है केमिकल स्मॉग, ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, और स्मोक, डस्ट, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड ये मिला के आपका ये बनाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा दोनों में थोड़ा बेसिक अंतर है, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे वहाँ पे जैसे सनलाइट वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखना, इसमें क्या है, स्मोक है, स्मोक के बाद आपके पास डस्ट है, उसके बाद आपके पास फॉग है, उसके बाद आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है। स्मोक, डस्ट, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड ये मिलके क्या है, दे क्रिएट व्हाट वी कॉल इट एज केमिकल स्मॉग। ठीक है। केमिकल स्मॉग का जो है फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल स्मॉग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जनरली इंडस्ट्रियल और जो पावर प्लांट्स हैं उसके अराउंड इसका ये जो है आपका बनते हैं। ठीक है। एंड इट इज़ जनरली बैड, मतलब अर्ली मॉर्निंग की अगर बात करें तो ये काफ़ी अधिक है। जैसे मान लो सनलाइट के बाद है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाता है, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन मॉइस्चर से होता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आपका हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मतलब डेडली हो सकता है उनके लिए जिनके अस्थमा है। तो देखो इसमें क्या कहा कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सनलाइट के प्रेजेंस में सल्फर ट्राईऑक्साइड होगा, फिर मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये तो बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, तो ये काफ़ी नुकसान कर सकता है। ठीक है। तो केमिकल स्मॉग में ये थोड़े पॉइंट्स याद रखना, फोटो केमिकल स्मॉग में इससे पहले वाले पॉइंट्स याद रखना। तो यहाँ पे देखो मैंने आकलन सीरीज़ लॉन्च की है। आकलन सीरीज़ में आपके डेली जो मेंस के आंसर है वो आप रिव्यू करा सकते हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सौरभ पांडे यूपीएससी सीएससी ऐप डाउनलोड करो और उसमें जाओ, उसमें आपको कोर्स दिख जाएगा। प्राइस मैंने 899 रखा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा प्रीलिम्स के 50 टेस्ट भी मैंने जो है वो उसका कोर्स भी लाया है, उसका प्राइस भी मैंने 499 रखा है। तो आप लोग जो है क्वालिटी कंटेंट आपको बहुत ही अफोर्डेबिलिटी में आप एक्सेस कर सकते हैं, और ख़ास तौर से इन एरियाज़ में, है ना। तो प्रीलिम्स के जो एडवांस करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मेरे द्वारा करंट अफेयर्स लिया भी जाता है काफ़ी समय से। आप मेरा हिंदू सेशन भी देख सकते हैं जो कि मॉर्निंग के अंदर आता है। तो ये आज के लिए हम इतना डिस्कस करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से जुड़ें, और सौरभ पांडे यूपीएससी जो ये चैनल है उसको करें सब्सक्राइब, और सौरभ पांडे यूपीएससी सीएससी ऐप का नाम सौरभ पांडे सीएससी है। तो सौरभ पांडे सीएससी जो है इस ऐप को आप ज़रूर से डाउनलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो 6th लेक्चर होगा तो उसमें हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।